नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो कि वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्जाम में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहां पर आपको करवाऊंगा। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति। चलिए आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की संसद बनाते हैं, कौन बनाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए, बी और डी। कौन सा? ए, बी और डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर कहता है कि भारत में किस तरह के श्रम को कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। केवल डी, केवल ए और बी, बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर की पहचान करनी है। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। आपको ऐसा श्रम बताना है जो कि कानून के द्वारा बंद कर दिया गया है, यानी कि उस पर प्रतिबंधित है वो श्रम आपका। ठीक है, श्रम का मतलब क्या होता है? मजदूरी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मजदूरी आप इसको कह सकते हैं। किस प्रकार की मजदूरी सरकार के द्वारा बंद करी गई है आपको बताना है। वो होगा आपका बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है? किसी से काम करवा लेना, उसके बदले में उसको क्या ना देना? पैसे ना देना, यानी कि रुपए उसको ना देना। उससे क्या करवा लेना? उससे काम अपना करवा लेना, परंतु उसको रुपए किसी भी प्रकार से ना देना, वही आपका होता है बेगार, जो कि सरकार के द्वारा प्रतिबंधित आपका श्रम हो जाएगा। केवल और केवल यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए कहता है कि कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कारण है कि छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिस कारण वो कई बार कर्ज जो है वो चुका नहीं पाते हैं। यहाँ पर कौन सा सही है, कौन सा गलत है? यहाँ पर दोनों ही कथन जो आपके दिए गए बिल्कुल सही दिए गए हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। यहाँ पर होगा ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पर स्टेट की बात की जा रही है। कहाँ की? स्टेट की बात की जा रही है, राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है। राज्य में कौन किसको नियुक्त करता है? मंत्री जो होते हैं कौन नियुक्त करता है? यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। गवर्नर इसको नियुक्त करता है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को उर कहते थे। आपको बताना है कि प्राचीन काल में तमिलनाडु में जो बस्तियां हुआ करती थी उनको क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। वो बस्तियां कौन सी थी जिनको उर कहा जाता था? व्यापारियों की थी, कुलीनों या अभिजातों की थी, खेतीहरों या किसानों की थी, या शिल्पकारों की थी? यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, खेतीहरों यानी कि किसानों की जो बस्तियां थी तमिलनाडु में उनको उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं सीनेटर, प्रतिनिधि, अधिशासी या कार्यपालक पार्षद। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा पार्षद। नगर निगम में जो चुने गए सदस्य होते हैं, क्या होते हैं? चुने गए जो सदस्य होते हैं उनको पार्षद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है?
काउंसलर उनको कहा जाता है। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई है, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है या कौन सा यहाँ पर आपको गलत की पहचान करनी है। चलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे, जिसमें आपके कई विकल्प दिए रहते हैं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना आप। यहाँ पर बताया गया है कि पक्की दुकानें वे होती हैं। पक्की दुकान में जो कर्मचारी होते हैं वो नियमित होते हैं, क्योंकि उनको अपनी दुकान को रोज रोज खोलना पड़ता है, ठीक है, यानी कि नियमित होते हैं। और जिनके पास शहर पंचायत कह लो या नगर निगम का, उनके पास लाइसेंस भी होता है, पक्की दुकानों के पास लाइसेंस भी होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से कोई लेना देना नहीं है। चाहे 10 वर्ष हो, चाहे आपका 50 वर्ष हो, चाहे 100 साल हो, उससे कुछ यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चाहे कब की भी हो, लेकिन उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, नियमित कर्मचारी भी होने चाहिए, और जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है। सामान्य तौर पर अगर बात की जाए पक्की दुकानों की, ये हमेशा ही बड़े शहरों में होती हैं, ना कि गांव में होती हैं। गांव में तो आपकी ऐसी ही दुकानें होती हैं, ठीक है। ये मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती हैं? ये बड़े शहरों में होती हैं पक्की दुकानें। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत है। सी जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर काट दो उसको। जैसे यहाँ पर ये कट गया ना, ये भी यहाँ पर कट गया, ये भी आपका यहाँ पर कट गया। बचा कौन सा? बचा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला, केवल ए और बी, केवल ए और बी, ए और बी, ठीक है। जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास लाइसेंस भी होता है, जो मुख्यतः बड़े शहरों में भी हो सकती है, गांव में भी हो सकती है, यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ए और बी, ए और बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फसलों को कीटों से बचाया जा सके, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, खाद बह ना जाए, फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से आप सोल्व कर लोगे। कैसे करोगे वो मैं तरीका आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर बात करेगी सीढ़ी नुमा जो खेती होती है, उसके जो किनारे होते हैं उनको उठा दिया जाता है। जो सीढ़ी नुमा पहली बात खेती होती है, ये पहाड़ों पर की जाती है। कहाँ पर? पहाड़ों पर ये की जाती है। सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आपकी सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पर। जैसे आपका ये हो गई यहाँ पर सीढ़ी नुमा आपका ये खेत हो गया, इसके जो ये किनारे हैं, ये वाले किनारे, ठीक है, ये वाले किनारे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन किनारों को क्या कर दिया जाता है? इनको बहुत मतलब कि 1-2 फीट तक ऊंचा उठा दिया जाता है। एक तरीके से इसको मेड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कर दिया जाता? उठा दिया जा सकता। क्यों? ये पानी यहाँ पर ना बह जाए, इसके बाहर तक ना जा पाए, यानी कि पानी इसमें ही रहे, इसीलिए इसको उठा दिया जाता। सिंपल सी बात है। राइट आंसर आपका क्या होगा? पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, बाहर ना जा सके। कीटनाशक से किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर बात करी गई है टुकड़ों को ऊपर उठा दिया जाता है। खाद ना बह जाए, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फसलों के बीच अंतर रखा जा सके, ये भी नहीं होगा। होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे ताकि पानी बह ना जाए। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक हैं? कौन कौन से? चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा खनिज होता है? वो होता है टिन। कौन सा होता है? टिन होता है सबसे ज्यादा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर इसका राइट जवाब होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का अर्थ आपसे यहाँ पर पूछा है। मुख्यतः नवीकरण, संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, अपने अनुसार उसको उपयोग में लाना और उस संसाधन को भविष्य के लिए बचाए रखना। भाई आपका कहलाता है सतत विकास या सतत पोषणीय। इसको सतत पोषणीय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से?
सतत पोषणीय के नाम से भी इसी को जानते हैं, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जलराशि में मिलती है, जैसे आपकी ये कोई नदी है, ये किसी जलराशि में यहाँ पर मिल जाती है, तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या डेल्टा बोलोगे, तटबंध बोलोगे, चाप झील बोलोगे, या नदी मुहाना बोलोगे? जी हाँ, इसको बोलेंगे रिवर्स माउथ। ठीक है, नदी का मुख बोल दो इसको। ठीक है, नदी का मुहाना इसको कहते हैं। जब नदी जो होती है वो किसी दूसरी यानी कि अन्य जलराशि में मिलती है तो वो आपकी रिवर्स माउथ कहलाती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। लोयस, छत्रक-सैल, हिमोड़ या स्टेक? यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जानकारी मैं प्रदान कर दूंगा। चलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? लोयस कहा जाता है। लोयस जो है, लोयस क्या है यहाँ पर आपको बता देते हैं। लोयस जो है ये पवन का निक्षेपण है। क्या है? ये आपका है निक्षेपण, निक्षेपण है। ठीक है, अगर बात करी जाए छत्रक-सैल की, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। निक्षेपण जो है ये इसकी स्थलाकृति है। क्या है? स्थलाकृति हो जाएगी पवन की। पवन की स्थलाकृति होती है छत्रक-सैल, और निक्षेपण जो निक्षेपण आकृति होती है वो होती है लोयस। हिमोड़ किसका है? हिमनद का। हिमनद का निक्षेपण क्या है? हिमनद का निक्षेपण क्या है? ये होता है हिमोड़। स्टेक किसका है? स्टेक जो है ये है समुद्र का। स्टेक किसका है? स्टेक किसके द्वारा बनाई गई भू आकृति है? यह है समुद्र के द्वारा बनाई गई एक निक्षेपण आकृति हो जाएगी स्टेक। मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। अब बात करते हैं लोयस की। लोयस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? चीन में इसके पाए जाते हैं, बड़े बड़े लोयस पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में हमेशा ही पाए जाते हैं, क्योंकि पवन जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है वो रेगिस्तान वाले इलाके में होती है। छत्रक-सैल यानी कि जिनको बालू का डिब्बा भी कहा जाता है, छत्रक-सैल आपकी इसकी एक क्या है? भू स्थलाकृति है, जबकि लोयस एक निक्षेपण आकृति है। यहाँ पर इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, हिमोड़ की बात करूं तो ये है हिमनद की। स्टेक किसकी है? समुद्र के द्वारा बनाएगी एक निक्षेपण आकृति हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। बिल्कुल होता है, सभी लोग जानते हैं। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर आपके दोनों सही हो जाएंगे, सही व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका और निकेल। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आपको वो 3 चीजें यहाँ पर बताते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो 3 रूपों में विभाजित हैं। पहली जो परत है, ऊपरी वाली परत है, जिसको परपटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपटी। उसके बाद में कौन सी है? उसके बाद में है आपकी मेंटल। उसके बाद में कौन सी है? आपकी होगी क्रोड। ठीक है, जो परपटी है, परपटी को सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। और जो मेंटल है उसको सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। और क्रोड को क्या कहा जाता है? सियाल, सीमा, इसको कहा जाता है निफे। क्या कहा जाता है? निफे कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं परपटी की। अगर बात करता परपटी की, परपटी में सियाल पाया जाता है। एस आई का मतलब होगा सिलिका, एल का मतलब होगा एल्यूमिना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझा, पहली वाली परत यानी कि ऊपरी परत परपटी में सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। वहीं अगर मेंटल की बात करी जाए तो उसमें सीमा पाया जाता है। इसका मतलब होगा सिलिका और एम का मतलब होगा मैग्नीशियम। मेंटल वाली परत को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं महासागरीय परत। यानी कि महासागरीय परपटी किसको कहते हैं? मेंटल को ही कहते हैं, जिसको सीमा बोलते हैं। निफे कौन सी होगी? क्रोड होगी। एनआई का मतलब होगा निकेल, एफ ई का मतलब होगा फेरस यानी कि लोहा। निकेल लोहा आपके क्रोड में पाया जाता है। मेंटल यानी कि महासागरीय वाली में सीमा पाया जाता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। परपटी में सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। आशा करता हूं आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। महासागरीय परपटी जिसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। मेंटल को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका
और मैग्नीशियम किसमें है? सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसमें है, सिलिका इसमें है। तो आपका कौन सा सही हुआ? ए और सी। ए और सी ऑप्शन आपके थर्ड में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका थर्ड वाला यहाँ पर इसका राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती है, गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, ये तो सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय स्थल से नहीं गुजरती है, केवल और केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ, बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है, 12 मई आप यहाँ पर 10 मई 12 मई, ठीक है, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से आपका ये प्रारंभ हुआ था। 1853 का विद्रोह, यहाँ पर पहला वाला कैसा दिया गया है? बिल्कुल सही दिया गया है। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन था, गलत होगा। अप्रतिरोधी यहाँ पर कह दिया गया है, जबकि प्रतिरोधी था। कैसा था? प्रतिरोधी था, ना कि अप्रतिरोधी था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण में बड़ी संख्या में भाग लिया, बिल्कुल भाग लिया। अब आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि नहीं लगा है, आपको गलत बताना है। गलत यहाँ पर आपका सेकेंड वाला है, तो राइट आंसर होगा केवल सेकेंड। कौन सा? केवल सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, वीर सावरकर ने, मौलाना आज़ाद ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होगा मौलाना आज़ाद ने। परंतु आपकी जो क्लास 12th की जो NCERT है पॉलिटिकल साइंस, उसमें यहाँ पर बताया गया है खान अब्दुल गफ्फार, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने भी क्या किया था? दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। लेकिन यहाँ पर सही उत्तर आयोग ने मौलाना आज़ाद को यहाँ पर माना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िएगा, सही उत्तर का चयन करिएगा। EV रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। स्वाभिमान आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? आत्मसम्मान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आत्म सम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? रामास्वामी ने। ठीक है, EV रामास्वामी ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1925 में शुरू किया था। कब? 1925 में इन्होंने शुरू किया था, दलितों के समर्थन में। ठीक है, जो दलित लोग हैं, छुआछूत, जो मतलब कि छुआछूत वाले लोग हैं, जो नीच हैं, दलित हैं, उन लोगों के समर्थन में इन्होंने आत्मसम्मान यानी कि स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1925 में की थी। जो आपके EV रामास्वामी थे, उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध किया था। कई प्रकार के ग्रंथ, आपके भगवत, रामायण, गीता, इन सभी का उन्होंने विरोध किया था। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए कहा। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर कहता है कि 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए और बी पर विचार करके आपको उत्तर देना है। ठीक है, 19वीं सदी के शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावरे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। ऐसा ही इतिहास में दिखाई देता है 19वीं सदी के शुरुआत में ही। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, कई प्रकार के जो साधु संत हैं, अलवार संत हैं, नयनार हैं, दक्षिण भारत के जो संत हैं, यानी कि उनका प्रादुर्भाव होता है, वो अपनी अपनी मान्यताओं के साथ वहाँ पर उदय होते हैं। ठीक है, ये सही कहा गया है। इसकी अहम वजह यह भी है कि संचार के नए तरीके, जैसे किताब है, अखबार है, पत्रिका है, पर्चे छपना, ये भी आपका एक कारण बताया गया है। दोनों यहाँ पर आपके कैसे दिए गए हैं? दोनों यहाँ पर आप कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ये दोनों आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, दोनों सही व्याख्या करते हैं, दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया था। बिल्कुल किया था। जितने भी, अगर बात करूं मैं महाराष्ट्र के संत, ठीक है, उसमें कई प्रसिद्ध संत हैं जिन्होंने ब्राह्मणवादी जो परंपरा है, जिसमें कर्मकांड हैं, सभी प्रकार के जन्म आधारित जो उनके प्रमुख तौर पर जो अधिकार हैं, उनका इन्होंने विरोध किया था। सही बोला गया है।
इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया था। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए। कैसे हैं? दोनों यहाँ पर आपके बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिए गए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है अभंग के रूप में। ठीक है, जो मराठी के गीत होते हैं उनको अभंग बोला जाता है, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तराधिकार की सदायाद प्रथा का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर आपसे दिल्ली सल्तनत की बात की गई है। ठीक है, वहां पर आपकी एक प्रथा चलती थी जिसको कहते थे उत्तराधिकार की सदायाद प्रथा। क्या कहते थे? उत्तराधिकार की सदायाद प्रथा। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था? सभी पुत्रों के साथ बराबर हिस्सा होगा, सभी में। तो सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन एकदम समान होगा। ये यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। पुत्रियों का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। पुत्री जो होगी उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा, बल्कि पुत्रों का यहाँ पर समान विभाजन होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पर बात किसकी की गई है? एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है या शिक्षिका है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। मनोरंजन नहीं करेंगे, गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटना और मुद्दों के ज्ञान को खुद से सूचित रखती हो। ये सही हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूल जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करे। ये भी सही है। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। नतीजा आधारित किसकी बात करेगी? यहाँ पर नतीजे की बात करेगी, उद्देश्य की बात करेगी, किसी चीज को पूरे करने पर यहाँ पर जोर दिया गया है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन से सही है? बी और सी यहाँ पर सही हैं। बी और सी यहाँ पर आपके सही दिए गए, जो कि यहाँ पर सही आपके हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आपके पेडागोजी के। किसके हैं? ये हैं आपके एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल आसान ढंग से आपको यहाँ पर समझा दूंगा। बात करता हूँ, कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। बिल्कुल कैसा होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, शांत नहीं कराना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ना ही अनिश्चित काल के लिए रोकना चाहिए। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। सही है, बिल्कुल। शिक्षक को ऊंचे स्वर में बोल रहे हो उन्हें डांटना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। डांटने वाला हमेशा ही गलत होता है। ठीक है, शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषय को काट देना चाहिए। ना ही विषय को शिक्षक को काटना चाहिए, ना ही बच्चों को उसको डांटना चाहिए। या बच्चे ऊंचे स्वर में बोलें या कैसे भी बोलें, उसका जो व्यवहार है वो सम्मान पूर्वक विद्यार्थियों के साथ होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी कि दूसरा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चरागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस संभावित रूप से चर्चा कर रही है? नगर प्रशासन पर, पंचायती राज्य पर, निचली न्यायपालिका पर या आरक्षण पर? यहाँ पर बात पहले किसकी की गई है? यहाँ पर बात करी गई है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में क्या आरंभ करती है? मवेशी यानी कि पशु चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामला है। तो भूमि संबंधित मामला ये आपके कहाँ पर देखे जाते हैं? भूमि संबंधित मामला, वहां पर चारा भी होना चाहिए। ठीक है, सब चारा भी होना चाहिए। किसके लिए? पशुओं के लिए। ये आप कहाँ पर होंगे? नगर में क्या पशु आपके चरा जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो ग्रामीण क्षेत्र में होता है। यानी कि पंचायती राज्य की यहाँ पर बात करी जा रही है। किसकी? पंचायती राज्य यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर आपके ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी होगी? सर्वेक्षण करोगे क्या? इसमें कोई सर्वेक्षण नहीं होगा। भूमिका निभाना, रोल प्ले, ये सही होगा। समय सीमा
खुले अंत वाले प्रश्न गलत होगा। राइट आंसर होगा भूमिका निभाना, रोल प्ले करना। क्या प्ले करना? रोल प्ले करना यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है? क्या कदम है? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने से क्या होता है? लोग अपनी जीविका उपार्जन चलाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना चाहिए, बिल्कुल तय किया जाना चाहिए। ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना गलत होगा। छोटी दुकानों को ठेले की जगह देना गलत होगा। ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना, कर लगाओगे? नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। वीडियो आपके लिए यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप शेयर कर देना है आपको, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही है, कमेंट करना मत भूलिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।